Hello everyone, I am Nikita Gupta and now we are going to start our next chapter from unit 2nd, drug acting on cardiovascular system, and our chapter name is fibrinolytics and antiplatelet drugs. एज द नेम इंडिकेट फाइब्रिनोलाइटिक्स मीन्स वो एजेंट जो क्या करेंगे, फाइबर्स का लाइसिस करेंगे, उनको आप ब्रेक डाउन करेंगे और जो फाइबर्स का एग्रीकेशन है, क्लॉट है, उसे डिसॉल्व कर देंगे। तो उनको क्या बोलेंगे, फाइब्रिनोलाइटिक्स। और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स मीन्स वो ड्रग जो क्या करेंगी, प्लेटलेट के एग्रीकेशन को या जो प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठा होकर क्लॉट की जगह पे इकट्ठा होती हैं और वहाँ पे क्लोट बनाने में हेल्प करती है, उन ड्रग्स को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, प्लेटलेट्स को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देगी, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, उन्हें बोलेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। सो हम इन ड्रग्स को आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले क्या होता है फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम और फाइब्रिनोलाइटिक क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट इज नोन एज फाइब्रिनोलाइसिस। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइब्रिनोलाइसिस में क्या होगा, जो फाइबर्स है उनका डिसॉल्व होगा। तो फाइबर्स क्या करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। मीन्स फाइबर्स किस में हेल्पफुल हैं, क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए। अब हमें फाइब्रिनोलाइसिस मीन्स जो क्लॉट है उसका क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फाइब्रिनोलाइसिस। अब बेसिकली ये फाइबर्स बनते कैसे हैं, कैसे ही क्लॉट बनाते हैं। तो जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती है TPA मीन्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मीन के कन्वर्जन के लिए। मीन्स जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो प्लाज्मीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइब्रीन से फाइब्रीन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये प्लाज्मीन क्या करता है, फाइब्रीन को फाइब्रीन के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स मीन्स स्मॉल स्मॉल फाइबर्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिस होता है। ऑन द अनदर हैंड अगर हम इसे डिटेल में देखें तो जो ये प्लाज्मिनोजन है, इससे ये जो प्लाज्मीन बन रहा है, मीन्स ये वाला जो हमारा स्टेप है, अगर दूसरे वाले डायग्राम में देखो आप, प्लाज्मिनोजन से जो ये प्लाज्मीन बन रहा है, इस वाले स्टेप को अगर हम डिटेल में देखें तो इस प्रोसेस के होने के लिए जो फैक्टर्स हैं जो इसे प्रमोट करते हैं वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एंड एल्पाटाफेज। जबकि जो फैक्टर्स इसको अपोज करते हैं, इस प्रोसेस को नहीं होने देते हैं, उनमें आते हैं EACA मीन्स इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, नेक्स्ट ट्राइनेक्सेमिक एसिड एंड ए प्रोटोनिक एसिड। ये जो हैं फैक्टर्स वो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मीन के कन्वर्जन को अपोज करते हैं। और इसमें जो फैक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स, जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, और एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स जो हैं इसको अगेंस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फाइब्रिनोलाइटिक्स का है एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं इसके सपोर्ट में, इसको प्रमोट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स इसके अगेंस्ट आते हैं। तो अब हमें देखना है कि कैसे क्लॉट बनता है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हमने देखे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे कैसे इसको फेवर करते हैं और कैसे कैसे इसको अपोज करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो व्हाट इज़ फाइब्रिनोलाइटिक्स, वो एजेंट्स जो यूज़ होते हैं टू लाइज द थ्रॉम्ब और द क्लॉट टू रीचैनलाइज द ऑकर्ड ब्लड वेसल्स मेनली कोरोनरी आर्टरी। सो फाइब्रिनोलाइटिक्स वो एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, थ्रोम्बस को या जो क्लॉट है उसे लाइज करते हैं, टू रीचैनलाइज दोबारा से चैनलाइज करने के लिए द अकर्ड ब्लड वेसल्स, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं लाइक कोरोनरी आर्टरीज हो गई, उनमें जो वो क्लॉट बन गया है, जो थ्रोम्बस बन गया है, उसको लाइज कर देंगे ताकि उसमें वो रीचैनलाइज हो जाए और प्रॉपरली क्या हो, ब्लड का फ्लो हो। जैसे कि आपने एक डिज़ीज़ हमने देखी पहले एंजाइना करके, जिसमें भी क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें एक क्लॉट बन जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉपर जितना ब्लड अमाउंट में जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस्चीमिया की कंडीशन कोज हो जाती है। तो उसको
भी ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, हमारे फाइब्रिनोलाइटिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं? वर्क बाय एक्टिवेटिंग द फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। अभी हमने फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम देखा, तो उसको एक्टिवेट करके क्या करेंगे, ये फाइब्रिनोलाइटिक्स अपना एक्शन देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये हमारे फाइब्रिनोलाइटिक्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मीन के बनने के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जब ये प्लाज्मीन बनेगा तो वो क्या करेगा, फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स बनाएगा, जो कि क्या करेंगे, क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे। सो इस तरीके से फाइब्रिनोलाइटिक्स अपना एक्शन यहाँ पे प्ले करेंगे, और जब हम एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स देंगे तो वो उसे अगेंस्ट करेगा, यानी कि क्लोट को बनने देगा। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसको एक्टिवेट करती हैं? तो उसमें पहली ड्रग आती है अपने स्ट्रेप्टोकाइनीज, दूसरी आती है यूरोकाइनीज, थर्ड इज रेटेप्लेज विच इज़ एनालोगस टू एटलेप्लेज, नेक्स्ट एटलेप्लेज विच इज़ एन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और TPA, एंड नेक्स्ट इज टेनेक्टेप्लेज। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स हैं वो एक्टिवेट करती हैं फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को, ताकि क्या हो, जो हमारा क्लॉट है वो डिज़ोल्व हो बाय कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन टू डिग्रेडेड फाइब्रिन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अब हम इन ड्रग्स के बारे में जो हमने देखी है स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, उनके बारे में देखेंगे कि वो कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो पहली हमारी स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये ऑब्टेन्ड होती हैं हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। यहाँ से हमें ये मिली। ये क्या करती है, बाइंड करती है विथ सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन और उसे कन्वर्ट कर देती है प्लाज्मीन में, और फिर ये जो हमारा प्लाज्मीन है वो फाइब्रिन से स्मॉल अमाउंट जो है छोटे छोटे फाइब्रिन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये हमारा प्लाज्मिनोजन है, ठीक है। इसको ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्प्टाफेज, रेटिप्लेज और टेनिन सेप्लेज, ये सब किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लाज्मीन में। प्लाज्मीन जो है वो क्या बनाएगा आगे, थ्रोम्बीन के थ्रू प्लाज्मिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा और ये अल्टीमेटली डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स बनाएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट एक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मीन। सो बेसिकली ये क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो T1/2 होती है वो होती है 30 to 80 मिनट्स। सो दिस इज़ द स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसका यूज़ किया जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। इसका जो अमाउंट यूज़ किया जाता है वो है 7.5 to 15 लाख IU, विच मीन्स in an international unit, IV ओवर 1 hour पीरियड। तो इतनी डोज दी जाती है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। दूसरा इसका यूज़ किया जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, एंड थर्ड किया जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। सो दीज आर द यूजेज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एलर्जिक रिएक्शंस, फीवर यानी बुखार आना, एंड अरिथमिया मीन्स अबनॉर्मलिटीज़ इन रिदम ऑफ हार्ट। तो इन सब ये सब क्या है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किसको किसको पेशेंट को नहीं देना है। तो रिसेंट ट्रोमा जिनको हुआ है उनको, सर्जरी, अबॉर्शन, स्ट्रोक एंड सीवियर हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिन पेशेंट्स में हैं उनको आप स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं दे सकते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इन पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटरी होती है। नेक्स्ट सेकंड जिस पे आ रहे हैं हम वो है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये क्या एक एंजाइम है जिस भी के पीछे एज लगा हो, यानी एंजाइम्स का साइन होता है कि एंजाइम्स के एंड में एज वर्ड आता है। सो यूरोकाइनेज, तो इट इज़ एन एंजाइम and this enzyme is isolated from human urine, now prepared from cultured human kidney cells।
पहले इसे यूरिन से आइसोलेट किया जाता था और अब इसे किडनी सेल्स से बाय कल्टीवेशन प्रोसेस प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्या है, एक डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ये जो हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज था ये डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं था, ये बाइंड होता था, कॉम्प्लेक्स बनाता था और फिर अपना एक्शन शो करता था। और ये एक डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। इसकी जो टी हाफ होती है वो होती है 10 to 15 मिनट्स, जबकि हमारे इसकी टी हाफ थी 30 to 80 मिनट्स। तो हम थोड़ा कंपेयर करते हुए करेंगे ताकि हमें वो चीज़ें याद रहें। थर्ड जो है हमारे एल्टीप्लेज। एल्टीप्लेज की बात करें तो ये एक रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, मीन्स RTTPA है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है ये, यानी बायोटेक्नोलॉजी की एक नई प्रोसेस के थ्रू इसे बनाया जाता है। एंड इट इज़ सेलेक्टिवली एक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजन बाउंड फाइब्रिन। ये पर्टिकुलरली उन्हीं प्लाज्मिनोजन से बाउंड होगा और उन्हीं को एक्टिवेट करेगा जो फाइब्रिन से बाउंड है। सारे प्लाज्मिनोजन पे ये बाइंड नहीं होता है, सबको एक्टिवेट नहीं करता है, सिर्फ सेलेक्टिवली उन प्लाज्मिनोजन से जाके बाउंड होगा जो फाइब्रिन से फर्दर जुड़े हुए हैं। सो ये है एल्टीपेज। ऐसे करके हमने 3 फाइब्रिनोलाइटिक्स देख लिया। अब हम देखेंगे न्यूअर रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। कुछ नई प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आए हैं उनके बारे में, जिसमें आपके 2 बताए गए हैं। पहला है रिटेप्लेज एंड सेकेंड इज टेनेक्टेप्लेज। तो रिटेप्लेज की बात करें तो इट इज़ एन मॉडिफाइड RTPA, मीन्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। इससे क्यों बेटर है ये वाला, क्योंकि इसकी जो लॉन्गर हाफ लाइफ है विच इज़ 15 to 20 मिनट, बट लेस स्पेसिफिक फॉर फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन। इसके प्लस पॉइंट में तो ये है कि इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ है, और उसके माइनस पॉइंट में ये है कि ये लेस स्पेसिफिक है फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन से। हमने पहले ये कहा था कि एल्टीप्लेज का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ उन प्लाज्मिनोजन से बाउंड होगा जो फाइब्रिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये उतना स्पेसिफिक नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। सेकेंड, अगर हम बात करें टेनेक्टेप्लेज की, तो इट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड म्यूटेंट फॉर्म ऑफ एल्टीप्लेज। इसी की जेनेटिकली म्यूटेंट फॉर्म है एंड इट इज़ हायर फाइब्रिन सेलेक्टिविटी एंड लॉन्गर हाफ लाइफ। तो इसने क्या किया, इसके और इसके दोनों ही ड्रग्स की जो कमियां थी एल्टीप्लेज की और रेटेप्लेज की, उसको रिमूव कर दिया, उन कमियों को ख़त्म कर दिया, बिकॉज इसकी फाइब्रिन सेलेक्टिविटी भी ज़्यादा है और इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है विच इज़ 2 hours। अब हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक्स देख लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि इनका यूज़ किस किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो यूजेस ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक्स में है, पहला एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ट्रीटमेंट में, दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मीन्स अगर जो आपकी डीप वेन्स हैं उनमें अगर थ्रोम्बस हुआ है तो उनके ट्रीटमेंट में, थर्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, मीन्स हमारी जो लंग की वेन्स हैं, आर्टरीज़ है, उनमें क्लॉट बन जाने को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और उसके भी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन में, और इस्टेमिक स्ट्रोक की जो कंडीशन है उन सब के ट्रीटमेंट में फाइब्रिनोलाइटिक्स का यूज़ किया जाता है। इस्टेमिक शॉक मीन्स, इस्टेमिया का मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी टिश्यूज़ में, और उसकी वजह से जो स्ट्रोक है मीन्स जो प्रेशर है फॉर जो सिस्टेमिक और डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसमें डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर है उसकी वजह से स्ट्रोक की जो कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में भी फाइब्रिनोलाइटिक्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज आर एंटी प्लेटलेट ड्रग। अभी तक हमने क्या क्या देखा, फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं, फाइब्रिनोलाइटिक्स कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से ड्रग्स होती हैं जो फाइब्रिनोलाइटिक्स की फॉर्म में एक्ट करके क्लॉट के डिज़ोल्व होने में हेल्पफुल होती हैं। तो हमने उन सारी ड्रग्स के बारे में देखा। अब हम हमारे सेकंड स्टेप पे आते हैं विच इज़ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स।
सो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या करेंगी, प्लेटलेट्स पे एक्ट करेंगी और उनको एंटागोनाइज करेंगी। सो यहाँ हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इनहिबिशन, कि कैसे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती हैं और फिर कैसे हम एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं उस एग्रीगेशन को रोकने के लिए, तो वो इनहिबिट भी हो जाता है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। तो ये आपकी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये रिलीज़ करेंगी एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक जो एसिड है वो कन्वर्ट होगा साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉग्स। कॉग्स मीन्स साइक्लो ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में। फिर ये जो साइक्लिक एंडोपेरोक्सिडेज है ये कन्वर्ट होगा टेक्स-2 में, मीन्स थ्रोम्बोक्सिन A2 में इन द प्रेजेंस ऑफ TX सिंथेसिस, मीन्स थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट होगा, जो फर्दर कन्वर्ट होगा एडिनाइल साइक्लेज में, ठीक है। ये तो हुआ एक पहला रूट प्लेटलेट के थ्रू। दूसरा, जो आपके एंडोथीलियम होती हैं वो भी सेम एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ करती हैं और वो भी सेम कॉग्स की प्रेजेंस में, मीन साइक्लो ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है साइक्लिक एंडोपेरोक्सिडेज में। अब ये साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स जो हैं यहाँ पे तो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस की प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट हुए थे और यहाँ प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होंगे, जो फर्दर दोनों क्या करेंगे, एडिनाइल साइक्लेज के सिंथेसिस करेंगे। और ये जो एडिनाइल साइक्लेज है ये फर्दर 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा। पहला, डिक्रीज़ करेगा साइक्लिक AMP को, जो प्रमोट करता है एडिशन ऑफ प्लेटलेट, और सेकंड करेगा इंक्रीज साइक्लिक AMP, जो इनहिबिट करेगा एडिशन ऑफ प्लेटलेट एंड रिलीज ऑफ 5-HT एंड ADP। मीन्स अगर थ्रोम्बोक्सिन जो है हमारा, एक सेकेंड, ये जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा CAMP के लेवल को, जिससे प्लेटलेट का एडिशन होगा। तो क्या हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन की प्रोसेस हुई। और अगर हमारा PGI मीन्स प्रोस्टाग्लैंडीन बना है, क्योंकि प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस के प्रेजेंस में हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के प्रेजेंस में CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करेगा, जो इनहिबिट करेगा एडिशन ऑफ प्लेटलेट को और रिलीज़ करेगा 5-HT यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामैन और ADP के रिलीज़ को। तो इस तरीके से क्या होगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन का इनहिबिशन होगा। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन। ओके, देन अगर हम इसको सेल में जाके समझें तो ये हमारी सेल है, ठीक है। इसमें ये इकोसिनॉइड्स हैं जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, ये जाके सेल पे बाइंड होंगे और ये इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मैकेनिज़्म से 10th A फैक्टर को रिलीज़ करेंगे। ये जो हैं फर्दर क्या करेंगे, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करेंगे बाई प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनवाएंगे। और ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक तो ये बना आपके फाइब्रिन और दूसरा ये जो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन बना था इसने इसको जाके इनहिबिट किया था और उससे आपके ये ADP, थ्रोम्बोक्सिन, 5-HT ये सब रिलीज़ हुए और ये प्लेटलेट रिलीज़ हुआ, जिसने आगे क्या किया, क्लॉट के बनने को इनिशिएट किया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो थ्रोम्बोक्सिन है ये तो प्लेटलेट के बनने को इनिशिएट करेगा और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये इसको इनहिबिट करेंगे, जो कि हम यहाँ इस सेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कि हमने देख लिया कि प्लेटलेट कैसे एग्रीगेट होती है। अब हमने ये देखा कि एंटी प्लेटलेट एक्शन कैसे होता है।
तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी प्लेटलेट एक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो जो हमने अभी फ्लो डायग्राम में देखा है उसके बिहाफ पे ही हम इसको समझेंगे। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में पहली है हमारी थ्रोम्बोक्सिन ए सिंथेसिस इनिबिटर, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो अगर हम थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को इनिबिट कर दें तो हम क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट एक्शन देंगे। तो पहला है हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इनिबिटर, और इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगी वो आएंगी लो डोज एस्पिरिन। सेकेंड है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनिबिटर, जो फॉस्फोडाइएस्टरेज के इनिबिट करेंगी। इसमें जो ड्रग आती हैं वो है डाईपाइरिडामोल एंड सिक्लोस्टाजोल। थर्ड जो हमारी क्लास है वो है थाइनोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स, या इसे बोलते हैं ADP एंटागोनिस्ट, और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है टी क्लोडिपिन एंड क्लोपिडिग्रेल। फोर्थ जो क्लास है वो है GP लिप और थर्ड A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है एबिक्सीमाब, एप्टीफिबाटाइड एंड टिरोफिबैन। These are the drugs from GP1IB और थर्ड ए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंड फिफ्थ क्लास इज अदर्स, जिसमें आपके आएंगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डेल्टोबैन एंड डाज़ोज़िबैन एंड क्लोफिब्रेट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब हम इसमें से कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें पहली ड्रग आती है हमारी एस्पिरिन। सो ये एस्पिरिन क्या करती है, यहाँ हम इसे सेल की एक डायग्राम से समझेंगे कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये क्या रिलीज़ कर रहे हैं, एर्काडोनिक एसिड्स को रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये जो एर्काडोनिक एसिड्स हैं हमने पहले भी देखा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज और फर्दर कन्वर्ट होंगे थ्रोम्बोक्सिन E2 में। ये होता है बेसिक मैकेनिज़्म। अब ये जो हमारी एस्पिरिन है वो आकर के इस एराकोडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को इनिबिट कर देंगी, जिससे फर्दर थ्रोम्बोक्सिन नहीं बन पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, क्लॉट नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करती है, एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करती है। सो एक और हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन कि ये आपके एर्काडोनिक एसिड है। ठीक है, ये क्या करेंगे, COX-1 और COX-2 की प्रेजेंस में, COX-1 की प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन बनाएंगे जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, और COX-2 के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएंगे जो इन्फ्लामेशन और रिएक्शन एनाफाइलैक्टिक में यूज़ आते हैं, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब एस्पिरिन जब जाके बाइंड हो गया यहाँ पे इस प्रोसेस में, तो COX-1 और COX-2 क्या होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स फॉर्म में हो जाएंगी, और ना ही वो इन्फ्लामेशन एक्शन होएगा और ना ही कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होंगी। तो दिस इज़ ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। अगर हम इसे भी एक डायग्राम है उससे देखें तो ये एस्पिरिन है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। साइमल्टेनियसली जो प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजनेज 1 था वो एसिटाइलेट साइक्लोऑक्सीजनेज 1 में कन्वर्ट हुआ, और ये जा कर के फर्दर हमारी सेल पे बाउंड हो जाएगा, और ये क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट नहीं शो होने देगा, और इन्फ्लामेशन और एनाफाइलैक्टिक जो इफ़ेक्ट आएगा उसको नहीं शो होने देगा। तो दिस इज़ हाउ एस्पिरिन वर्क्स। नेक्स्ट, पहली ड्रग थी हमारी एस्पिरिन, दूसरी ड्रग है हमारी डाईपाइरिडामोल। सो व्हाट इज़ डाईपाइरिडामोल, इट इज़ एन कोरोनरी वैसोडाइलेटर। मीन्स ये क्या करती है, कोरोनरी वेसल्स को, आर्टरीज और वेन्स को डायलेट करती है और शो करती है एक रिलेटिवली वीक एंटी प्लेटलेट ड्रग का ये वर्क करती है। मीन्स प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट ड्रग तो है, लेकिन कंपैरेटिवली टू एस्पिरिन ये एक वीक एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है।
कैसे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सो इट पोटेंशिएट इफेक्ट्स ऑफ एंडोजीनियस प्रोस्टासाइक्लिन्स। ये क्या करती है, एंडोजीनियस प्रोस्टासाइक्लिन्स के इफेक्ट को पोटेंशिएट करती है एंड इन हायर कंसंट्रेशन इट इनहिबिट्स द फॉस्फोडाइएस्टरेज, सो इंक्रीज CAMP। जैसा कि हमने एक देखा भी था, हमारी सेकंड क्लास जो थी वो थी फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। हमने पहली क्लास देखी थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, उसमें हमने देखी एस्पिरिन, और सेकंड क्लास हमने देखी थी फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर जिसमें हमने देखा था डाइपाइरिडामोल। तो डाइपाइरिडामोल इज़ बेसिकली क्या है, फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करती हैं हायर कंसंट्रेशन में, और जिसका रिजल्टेंट होता है इंक्रीज इन CAMP का लेवल। तो इस तरीके से ये क्या करती है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करती है। इसकी जो डोज दी जाती है वो है 100 mg BD और TDS, मीन्स एक दिन में 2 बार या समटाइम्स इन 3 टाइम्स, और ये यूज़ की जाती है विथ एस्पिरिन टू प्रिवेंट इस्चेमिक स्ट्रोक इन पेशेंट्स ऑफ TIA, मीन्स ट्रांजिशन इस्चेमिक अटैक जो आता है उनको ये प्रिवेंट करती है, और इसे एस्पिरिन के साथ जो है कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो बेसिकली क्या होता है, एडिनोसिन जो होता है जाके A2 रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, लेकिन इसका रीअपटेक नहीं हो पाता। जब हम डाइपाइरिडामोल देते हैं तो इसका रीअपटेक नहीं हो पाता। अब अगर इसका रीअपटेक होता तो यहाँ से प्लेटलेट के थ्रू एडिनाइल साइक्लेज के प्रेजेंस में ये ATP से CAMP बनाती, जो फर्दर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करता है, जिससे एक्टिवेशन और एग्रीगेशन इनहिबिट होता, और मीन्स इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर एडिनोसिन जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड होता तो वो A2 रिसेप्टर पे बाइंड होता और ATP से जो CMP बनता, और CMP को फर्दर AMP में कन्वर्ट कर देता। लेकिन जो डाइपाइरिडामोल था उसने इस फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर दिया। फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है, इस CAMP को AMP में कन्वर्ट कर देता है। तो इस डाइपाइरिडामोल ने इसका अपटेक नहीं होने दिया पहले बार, और दूसरा बात किया इसने कि फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से AMP नहीं बन करके इस CAMP ने क्या किया, कैल्शियम के चैनल लेवल को डिक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जो हमारी प्लेटलेट्स थी उनका एक्टिवेशन और एग्रीगेशन इनहिबिट हो गया, और फर्दर उसको हम समझ सकते हैं कि उसने क्या किया, एंटी प्लेटलेट एक्शन शो किया। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइपाइरिडामोल। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड हमारी ड्रग डाइक्लोडिपिन एंड क्लोपिडिग्रेल पे। तो हमारी जो एंटी प्लेटलेट ड्रग थी उसकी जो थर्ड क्लास थी वो थी थिनइनोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स। इसमें जो ड्रग्स थी वो थी क्लोपिडीन एंड टीक्लोपिडीन। तो इस थर्ड क्लास की इन दोनों ड्रग्स को अब हम स्टडी करेंगे। सो इसमें देखते हैं कि इट इज़ एन ADP एंटागोनिस्ट। ये क्या है, ADP की एंटागोनिस्ट है, और ये इनहिबिट करती है बाइंडिंग ऑफ ADP टू इट्स रिसेप्टर्स इरिवर्सिबली। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो इरिवर्सिबली ADP का इसके रिसेप्टर्स पे बाइंड होने को इनहिबिट करती हैं, एंड ऑल्सो ये इनहिबिट करती हैं फाइब्रिनोजन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन विदाउट मॉडिफाइंग GP सेकेंड B एंड थर्ड A। बिना GP सेकेंड B, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड B और जो थर्ड A है उसको बिना मॉडिफाई किए ये क्या करती है, फाइब्रिनोजन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। थर्ड ये एक्शन परफॉर्म करती है एस्पिरिन के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मींस एस्पिरिन के साथ देंगे तो ये सिनर्जेटिक इफेक्ट देगी, मींस की उसके एक्शन को बढ़ा देंगी। नेक्स्ट ये क्या करती है, बोथ आर प्रोडक्ट्स हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। ये दोनों ही जो ड्रग हैं टीक्लोडिपिन एंड क्लोपिडोग्रेल, ये जो दोनों ही ड्रग है वो प्लेटलेट इफेक्ट शो करती है विथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ
एक्शन और दोनों ही प्रोड्रग होती हैं ये। इनमें जो क्लोपिडोग्रेल है ये एक कॉन्जेनर है टीक्लोडिपीन का। ये वाली जो ड्रग है टीक्लोडिपीन, इसका प्रोड्रग होती है, इसका कॉन्जेनर होती है क्लोपिडोग्रेल एंड इट इज़ सेफियर एंड बेटर टॉलरेटेड। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स। सो ये ड्रग्स क्या करती हैं बेसिकली, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये क्या करती हैं, एडीपी को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने को इनहिबिट करती हैं। तो ये आपका एडीपी है, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड होना चाहता है, लेकिन जो ये टीक्लोपिडीन है और क्लोपिडोग्रेल है ये इसे बाइंड नहीं होने देंगी। और जो ये एक्टिव रिसेप्टर हैं जीपी सेकंड बी एंड थर्ड ए, आप देख सकते हैं उनको बिना अफेक्ट किए ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं बेसिकली, यहाँ पे इसको एडीपी को इसके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देती और इस तरीके से ये अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, तो जो आपके टीक्लोडिपीन है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, टिंटिकस मीन्स रिंगिंग इफेक्ट इन ईयर, स्किन रैशेस, ब्लीडिंग, न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। इसकी जो डोज दी जाती है वो है 250 mg BD मीन्स दिन में 2 बार। और जो हमारा क्लोपिडोग्रेल है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कि मोस्टली ब्लीडिंग होती है इन IMP मीन्स इनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड लेस बोन मेरो टॉक्सिसिटी, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन मीन्स जो HCl सिक्रीशन के पहले, खाना खाने से पहले जो पेन होता है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, एंड रेशेस। इसकी जो डोज प्रिस्क्राइब की जाती है वो है 75 mg OD। सो यहाँ तक हमने फाइब्रिनोलाइटिक्स देखे और एंटीप्लेटलेट्स की कुछ ड्रग्स देखी। फर्दर हम और ड्रग्स एंटीप्लेटलेट्स की देखेंगे। थैंक यू।